क्लास 11 बायो। कल से आगे का पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में जनन, जीवाणुओं में जनन किस प्रकार होता है। अगर हम जीवाणुओं में जनन की बात करें तो सामान्यतः जो जनन है वैसे तो विखंडन द्वारा होता है, लेकिन फिर भी इसमें हम इसके 3 प्रकारों के बारे में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला जो जनन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रकार है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो प्रकार है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का यहाँ पर होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कायिक जनन करें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वर्धी जनन है, ये मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। विखंडन में क्या होता है, एक जीवाणु कोशिका होती है, ये इसका डीएनए है। अब क्या होता है कि इसका जो डीएनए है ये 2 जगह बढ़ जाता है, थोड़ी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और ये 2 जगह बढ़ जाएगी। फिर बीच में से एक कंस्ट्रक्शन यानी कि एक खांच बनना शुरू हो जाती है इस तरीके से, और कुछ दिनों के बाद यानी कुछ समय के बाद यहाँ पर दो बैक्टीरियल सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी। अब ये पेरेंट कहलाएगी, पेरेंट सेल कहलाएगी, और ये जो है यहाँ पर डॉटर सेल्स कहलाएगी। तो ये क्रिया जो है वो विखंडन कहलाती है यहाँ पर। ठीक, दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो है मुकुलन। ये बाइफिशन कहलाता है और ये कहलाता है वाई बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे कोई जीवाणु है इस तरीके का, कुछ जीवाणुओं में इस तरीके का पाया जाता है, तो जीवाणु में एक उभार निकल आता है, इस उभार को बड कहते हैं। अब इसका जो डीएनए है वो बढ़कर दूसरे हिस्से में चला जाता है, और कुछ समय बाद जो जीवाणु है वो दूसरा अलग हो जाता है यहाँ पर। तो इसे यहाँ पर मुकुलन कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में जो पहला इसका प्रकार है बाई एंडोस्पोर, जिसको हम अंतःबीजाणु कहते हैं, यानी कि बीजाणुओं द्वारा भी जनन होता है, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति इसमें क्या होता है, जो जीवाणु है ये अब जब प्रतिकूल समय आता है तो जीवाणु का जो केंद्रीय पदार्थ है वो एक जगह आ जाता है। आने के बाद इसके चारों ओर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल बन जाती है, फिर इसके चारों ओर कॉर्टेक्स लेयर बन जाती है, इसके बाद स्पोर कोट बन जाता है, और इसके बाद एक लेयर और बन जाती है जिसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं। तो सबसे बाहर जो परत है इसको कहते हैं एक्सोस्पोरियम कहते हैं। बीच वाली जो परत है इसको स्पोर कोट कहते हैं, और उसके बाद इसके अंदर की जो परत है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके बाद यहाँ पर सेल वॉल आ जाती है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। यानी इस तरीके से जीवाणु, एक जीवाणु के अंदर एक जीवाणु बनता है, लेकिन ये प्रतिकूल समय में बनता है। अब यहाँ पर जो अंतःबीजाणु बना है इस पर अधिक ताप का, दाब का, पीएच का, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अनुकूल समय आएगा तो इसकी दीवार को तोड़कर ये जीवाणु जो है वो बाहर आ जाएगा और वृद्धि करने लगता है, अपनी क्रियाओं को करने लगता है। दूसरा इसके अंदर जो प्रकार आता है बाई कोनिडिया, यानी कि कोनिडिया द्वारा भी होता है। तो ये तो क्लास्ट्रिडियम जीवाणुओं में होता है, ये सभी जीवाणुओं में पाया जाता है, ये क्लास्ट्रिडियम जीवाणु में पाया जाता है, और ये कोनिडिया द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जीवाणुओं में पाया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु में क्या होता है, इस तरीके के तंतुबद्ध संरचना होती है, तो उस तंतुबद्ध संरचना के आगे गोल संरचनाएं बन जाती हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं, अब यही कोनेडियोस्पोर में बदल जाते हैं। कोनेडियोस्पोर अंकुरित होकर फिर से जो है ये जीवाणु बना देते हैं, तो इसको कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन जीवाणुओं में कहते हैं यहाँ पर।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसमें एफ फैक्टर होता है, तो ये जो एफ फैक्टर वाला जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जनन कारक होता है। तो ये जनन कारक दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर कर देता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा एक होता है रूपांतरण द्वारा, दूसरा प्रकार जो है इसका हो सकता है पारक्रमण द्वारा, और तीसरा है यहाँ पर संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन द्वारा यहाँ पर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और कंजुगेशन द्वारा लैंगिक जनन होता है। एनसीईआरटी में ज्यादा देर नहीं रखता है, बस इतना बताया गया है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है और इस प्रकार से लैंगिक जनन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बैक्टीरिया का अर्थ महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरियाओं की बात करें तो बैक्टीरिया जो है दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं, यानी कि दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लाभप्रद कहेंगे, यूजफुल, जो रिएक्शन करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम हानिकारक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी हार्मफुल रिएक्शन क्रियाएं करते हैं। अब अगर हम लाभप्रद क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहला आता है कृषि में। ठीक, तो कृषि में ये भूमि है, भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, भूमि की उर्वरता को ये बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो जीवाणु जो भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु आते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु आते हैं। अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, जैसे राइजोबियम लेगोवेनोसोरम भी जीवाणु होता है, क्लास्ट्रोडियम जीवाणु होता है, आपके नॉस्ट्रॉक, एनाविना, बहुत सारे जीवाणु हैं। ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रीकारक जीवाणु। ये जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोसोमोनास और सोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं, नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं। ये भी भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं यहाँ पर। ये ऐसे आता है दूसरा पॉइंट डेयरी उद्योग में। तो डेयरी उद्योग में कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनका प्रयोग दही बनाने में, पनीर बनाने में, आपका मट्ठा बनाने में किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये जीवाणु डेयरी उद्योग में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला आता है यहाँ पर उद्योग में, तो बहुत सारे जीवाणुओं का प्रयोग उद्योग में भी किया जाता है, चाहे शराब बनाने में किया जाता हो, शराब बनाने में किया जाता हो, चाहे सिरका बनाने में किया जाता हो, या कोई अन्य रसायन बनाने में किया जाता हो। तो शराब बनाने में जो है जीवाणु का प्रयोग होता है, सिरका बनाने में भी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आता है अगला औषधि बनाने में। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, बायोटिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, और सब स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जो बैक्टीरिया हैं उनसे तैयार की जाती है, उनकी विभिन्न प्रजातियों से तैयार की जाती है। जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, पैरामाइसिन, ऑरामाइसिन, इस तरीके की जो औषधियाँ हैं एंटीबायोटिक औषधियाँ कहलाती हैं यहाँ पर। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बनाई जाती है यहाँ पर। ये अब बात आती है मनुष्य में रोग। कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो मनुष्य में बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं यहाँ पर। तो बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, जैसे कॉलरा, विब्रायो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटिनी द्वारा होता है। जैसे आपका कभी कभी टीबी रोग हो जाता है किसी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ हो जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रो। इसके अलावा
बहुत सारे जो गोनेरिया, ये जो बीमारियां हैं ये जो है मनुष्य में रोग उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही जानवरों में भी जो रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है भोजन का नाश करने वाले जीवाणु। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, हम अपना भोजन पका हुआ रख दें तो उसको खराब कर देते हैं, खराब कर देते हैं यहाँ पर। ये ऐसे आते हैं अन्य जीवाणु। तो अन्य जीवाणु में जैसे ये है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। भूमि की जो उर्वरता है उसको डिनाइट्रिफिकेशन जीवाणु वगैरह होते हैं, तो ये जीवाणु हानिकारक जीवाणु में आते हैं। इसके अलावा कपास को नष्ट कर देते हैं, कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं, लकड़ी को नष्ट कर देते हैं, अन्य वस्तुओं को हमारी नष्ट कर देते हैं। ये सभी हानिकारक जीवाणु के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर। ये